देता है। मैं क्रांतिकारी युवा संगठन से हूँ और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट हूँ और आज यहाँ पर हम ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन के कॉल पर नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ अपना विरोध और आक्रोश दर्ज करने आए हैं। ये इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि जो नई शिक्षा नीति 2020 जिसका जो विरोध है वो नया नहीं है, वो आज का नहीं है, पिछले साल का नहीं है। वो इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नीति निजीकरण शिक्षा में पब्लिक फंडेड एजुकेशन में निजीकरण का रास्ता और अनौपचारीकरण का रास्ता क्लियर करता है। पिछले 2 सालों में आपदा को अवसर में तब्दील करने में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी और ये हमने देखा है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो पुश सरकारों ने दिया है कि 50% आप ऑनलाइन मोड में चलाइए और 50% बाकी तरीके से चलाने की कोशिश करिए आने वाले समय में। उस समय में जब सिनेमा घर, मॉल, डिस्को, पब, थिएटर सब चीज़ें खुली हैं पर केवल शिक्षण संस्थानों को बंद करने की कवायद जारी है। तो आज ये सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है कि आज शिक्षा जो है पब्लिक फंडेड एजुकेशन है वो किन तबकों को मिल रही है और कितना बड़ा हिस्सा जनता का उससे वंचित है। आज शिक्षा क्यों ज़रूरी है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में आज भी एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो 12-12 घंटे काम करने को, खटने को मजबूर है, जिसे न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती और जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी बड़ी मुश्किल में दाखिला दिला के पढ़ा पाते हैं। तो उस स्थिति में आज के समय में जब पब्लिक फंडेड एजुकेशन और फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन से दबे कुचले समुदाय से आने वाले लोग, गरीब परिवारों से आने वाले लोग, मजदूर परिवारों से आने वाले लोग, आदिवासी परिवारों से आने वाले लोग और महिलाएं जब पब्लिक फंडेड एजुकेशन के फोल्ड से, फॉर्मल एजुकेशन के फोल्ड से बाहर रह जाएंगी तो क्या वो समाज में अपनी स्थिति को बेहतर कर पाने की जो उम्मीद है उसको कभी भी पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। सरकार सबके साथ सबके विकास की बात करती है। सबके साथ और सबके विकास में तो आज हमने देखा ही है कि पिछले सालों में किसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ है और सबसे अच्छे दिन किसके आए हैं। मुझे लगता है कि 1% जो भारत की आबादी है, जो हम कह सकते हैं 25-30 जो अमीर परिवार हैं, उनको छोड़कर किसी के अच्छे दिन नहीं आए हैं। क्योंकि आप ये बताइए कि जब आप काले कृषि कानून लाकर जमाखोरी को बढ़ावा देते हैं तो क्या मजदूर, किसान, गरीब के अच्छे दिन को बढ़ावा मिलता है या अंबानी अडानी के अच्छे दिनों को बढ़ावा मिलता है? किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। आप ये बात सुनिए, ये तो कृषि कानूनों की बात हो गई। मजदूर कानून की बात कर लेते हैं। आपदा के समय में सबसे ज़्यादा पिसने वाला जो समुदाय था, हमने देखा है कि रेलवे ट्रैक पर रोटियां पड़ी हुई हैं और मजदूर मरे पड़े हैं एक तरफ। इसी समय में हमने देखा है कि हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर मरने को मजबूर हुआ है हमारे देश का जो गरीब मजदूर है। तो इस मजबूरी के धरातल पर हमारी सरकार ने मजबूर किया हमारे देश की जनता को कि वो तिल तिल मर रही थी और अभी भी मर रही है। अब उन हालातों में आपने कामगार आबादी के ही घंटे 8 से 12 बढ़ा दिए। तो ऐसी स्थिति में जब आपके पास ना तो दिन में समय बचता है, ना आपके पास आपकी अपनी आय में से इतना बचता है कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ, तो आने वाले समय में यही होगा कि मजदूर का बच्चा मजदूर बनने को मजबूर होगा और गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाने को मजबूर होगा। क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 की जो मंशा है, निजीकरण और अनौपचारीकरण का जब रास्ता साफ होता है तो समाज में जो गैर बराबरी बनी हुई है, जो जातिवाद बना हुआ है, जो शोषण बना हुआ है, जो महिला उत्पीड़न बना हुआ है, उसकी यथास्थिति और ज़्यादा खराब होगी। आप यूनिवर्सिटी स्पेसेस में देख लीजिए, पहले नई शिक्षा नीति के आने के पहले भी एक बड़ा हिस्सा, आप समझ लीजिए पिछले सालों में 150%, 250% वृद्धि हुई है पत्राचार के माध्यम में एडमिशन लेने वाले छात्रों की। इसमें सवाल उठाना बहुत ज़रूरी कि ऐसा क्यों है? क्या हमारे देश में जगह नहीं है नए स्कूल कॉलेज खोले जाने की? क्योंकि नए सिनेमाघर और पब और डिस्क ये सब तो रोज़ हम देखते हैं नए खुलते हुए, नई हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ही अरीना क्यों नहीं बढ़ाया जाता? वो इसलिए नहीं बढ़ाया जाता क्योंकि जब वो बढ़ाया जाएगा तो सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। जब सीटें बढ़ानी पड़ेंगी तो गरीब समुदाय से आने वाले लोगों को, जो इन्हीं यूनिवर्सिटी स्पेसेस में सफाई का काम करते हैं, ठीक है, मैला ढोने का काम करते हैं, गार्ड की तरह काम करते हैं, उनको भी उसी यूनिवर्सिटी स्पेस में दाखिला देना पड़ेगा। और ये सरकार ऐसा नहीं चाहती है कि जब जो सफाई करने वाले का बच्चा अगर प्रोफेसर बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, तो फिर उनके बच्चे क्या करेंगे? इस सवाल से वो त्रस्त हैं। इसीलिए आज ये दोहरी शिक्षा नीति हमारे समाज में मौजूद है, जहाँ पे एक तरफ 12 घंटे खटने वाले मजदूर के पास
कई बार इतनी फीस नहीं बचती कि वो सरकारी स्कूल की भी फीस पे कर पाए, और दूसरी तरफ उसी सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल और टीचर अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। तो ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन हमारे समाज में जब तक मौजूद रहेगा तब तक हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हमारे समाज में गैर बराबरी, शोषण खत्म होगा। और ज़रूरी सवाल सबसे ज़्यादा ये है, मिडिल क्लास के लिए भी, अपर मिडिल क्लास से भी जो लोग आते हैं जिनको लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा उस नीति से, तो उन्हें ये संदेश हम दे दें कि आपके जो विशेषाधिकार हैं वो समाज में, आपके विशेषाधिकार तभी आपके लिए स्थापित रह सकते हैं जब वो सभी के हक बन जाएं, वरना वो आपके लिए भी स्थापित रहेंगे। ये इस भ्रम में रहना आप छोड़ दीजिए। तो आज जनता के, आम जनता के, गरीबों के, मजदूरों के, दलितों के, महिलाओं के जो अलग अलग संघर्ष हैं उन्हें जोड़ने की ज़रूरत है। और शिक्षा का जो समान शिक्षा का संघर्ष है ये बहुत बुनियादी संघर्ष है, और हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक हमारे समाज में समान शिक्षा नीति नहीं लागू हो जाती, जहाँ KG से लेकर PG तक, किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक एक ही शिक्षा व्यवस्था हो। जी, सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं यहाँ से कि शिक्षा मंत्री, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या जितने भी मंत्री हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ें और प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, और गरीब जनता का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में भी एडमिशन ले पाने के लिए त्रस्त हो जाए। इस तरीके की स्थिति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आने वाले समय में सरकार को जनता के आंदोलनों के दबाव में समान शिक्षा नीति लागू करने पर मजबूर करना पड़ेगा। सॉरी, आप लोग कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे अगर आप सरकार आपकी बात नहीं? देखिए, आप समझ रहे, ये देख ही रहे होंगे कि हमारे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग आंदोलन लगातार जारी हैं। 1 साल से ऊपर हो चुका है कृषि आंदोलनों को, जिसमें हमारे गरीब किसान और मजदूर आए दिन मर रहे हैं। आप ये देख लीजिए, यूपी में लखीमपुर का केस था, एक मंत्री के बेटे ने इतने किसानों को मार दिया और अभी तक हम उस पर कोई कार्यवाही तो छोड़ दीजिए, वो न्यूज़ में भी आना बंद हो गया है। तो हमारे देश में जो जनता के आंदोलन है जो ज़रूरी मुद्दों पर, वो ज़रूरी हैं और वो बने रहेंगे तब तक जब तक सरकारी नीतियों से ये शोषण और गैर बराबरी जारी रहेगी। मुदिता, हम क्रांतिकारी युवा संगठन से हैं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। मुदिता ने जो कुछ भी कहा उससे मैं बिल्कुल सहमति रखती हूँ। ये जो शिक्षा नीति है ये इस तरीके का एक माहौल बना रही है जहाँ पे, और खाली ये नई शिक्षा नीति नहीं, आज तक भारत में हमने देखा है कि एक दोहरापन रहा है शिक्षा में, पर लेकिन इस सरकार ने अचानक से इसको मौका बनाते हुए अनेक कानून जितने भी पिछले 1 साल में लॉकडाउन के दौरान सरकार लाई है, ये सारे ही कानून इतनी जल्दी में लाए गए हैं कि इसमें हमें दिखता है कि सरकार किन लोगों का समर्थन कर रही है, किन लोगों को बढ़ावा देना चाहती है। हम ये देख सकते हैं कि शिक्षा जो एक मूलभूत अधिकार है एक इंसान का, इंसान की प्रगति के लिए, उसके सशक्त होने के लिए समाज में, उस शिक्षा को भी उसका व्यापारीकरण हो रहा है, उसको बेच दिया जा रहा है। जो बड़े बड़े स्कूल हैं, प्राइवेटाइजेशन को जो ये शिक्षा सरकार जो है ये बढ़ावा दे रही है, इसके खिलाफ हम आज यहाँ हैं। ये जो दोहरापन है कि जो गरीब का बच्चा है वो गरीब सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, जो अमीर का बच्चा है वो निजी स्कूलों में पढ़ेगा, और उसके बाद जो ये मेरिट का सिस्टम लाएंगे जहाँ पे जब सरकारी स्कूल की बात आएगी तो वहाँ पे क्या सरकारी स्कूल का बच्चा जो अपने माँ बाप की भी मदद कर रहा है, उन सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पर टीचर नहीं है, जहाँ पर एक ही क्लासरूम में 2-2 कक्षा के बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या वो लोग उतना मेरिट लाएंगे जितना एक प्राइवेट स्कूल में AC कमरों में बैठ के जो बच्चा ला रहा है अमीरों का? इस बात पर भी सवाल उठाना चाहिए कि ये जो शिक्षा नीति है जहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब आप आधा ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, जब हम ऑनलाइन कह रहे हैं तो क्या ये शिक्षा के दायरे बढ़ाने का काम कर रही है या फिर उसके अनौपचारिकरण को बढ़ाने का काम कर रही है? क्या ये काम कर रही है कि आप चाहते हैं कि और लोगों को शिक्षा मिले, या फिर आप चाहते हैं जिनको मिल रही है उनको भी आप हाशिए पर जो लोग हैं उन तक ना पहुंच पाए? और हमने लॉकडाउन के दौरान देखा है ऐसा, जहां पे कितने लोगों ने इस पूरी व्यवस्था के चलते उनकी शिक्षा छूट गई। इस देश में पहले भी हमको पता है कि 5वीं कक्षा तक 50% बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और कितने बच्चे हैं जो पत्राचार के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में अगर ये पूंजीवाद को बढ़ाती हुई, व्यापारीकरण को बढ़ाती हुई ये पूरी व्यवस्था लाई जाएगी तो इससे सिर्फ भेदभाव बढ़ेगा इस समाज में, और जो लोग दबे कुचले वर्गों से आ रहे हैं उनको बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये शिक्षा सिर्फ चंद लोगों की एक उनके हिस्से रह जाएगी, बाकी लोगों तक शिक्षा पहुंच ही नहीं पाएगी।